हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? मस्ती में ही होंगे। तो आज का यह जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड। याद रखिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इस वीडियो में बात होगी। और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फिनिश होता है तो हम लोग जो है ना IUPAC नेमिंग शुरू कर देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, मेरी बातों को आप लोग गौर किए। यस, पहले सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है वो देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लिए थे, तो थोड़ा और डिटेल में आज इस वीडियो में जाएंगे और उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे और उसमें आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमरिज्म भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा नाम है विजेतानंद। ज़्यादा बात ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो भाई, हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप होते थे, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, जैसे मैं क्लासीफाई यहीं से कर देना चाहता हूँ। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हो रहे थे, एक था सैचुरेटेड और भाई दूसरा था अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड तो दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो भाई वो क्या होता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन जाए, याद रखिएगा, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देना चाहूँ, CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, और इसको कैसे मीथेन बोलते हैं वो सारा देखेंगे इसी वीडियो में। C2H6 इसको इथेन बोलते हैं, ये सारा। जैसे C3H8 इसको प्रोपेन बोलते हैं। और पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बाबू एल्केन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एल्केन के बारे में बात होती है, एल्केन्स के बारे में बात होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ये सारा एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारा है। C4H10 इसको ब्यूटेन बोलते हैं, और भी बहुत सारा है। C5H12 इसको पेंटेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, याद रखिएगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो उसी को बोलते हैं, आ जाओ बैठो बैठो। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो उसको एल्केन्स बोलते हैं, और एल्केन्स में वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आता है। दूसरा हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखिए कैसे होगा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड बन जाए, अन्यथा कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको एल्काइन बोलेंगे, एल्काइन। ये सब चीज़ याद रखना होगा आपको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे C2H4 इसको इथीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे C3H6 प्रोपीन बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे C2H2 इसको इथीन बोलते हैं, सॉरी इथाइन बोलते हैं इसको, इथाइन। तो ये सारा चीज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल्स है। तो जल्दी से आप लिख लीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बता ही दिए थे बहुत पहले ही कि भाई जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो उसी को तो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं।
तो हाइड्रोकार्बन्स का दो प्रकार होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है भाई कि सैचुरेटेड में सिर्फ एल्केन्स आता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग दिख रही हो आपको तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, जिसमें एल्केन्स आ जाता है, पूरा एल्केन्स आ जाएगा। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बात करेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड बन जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, सिंगल बॉन्ड नहीं, तब नहीं होगा। या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, बन जाए, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाए तो उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो रही है तो उसको एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन, याद रखिएगा। और अगर सफिक्स को याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत गजब का चीज़ है, सफिक्स जो इन, एन, आइन लग रहा है। अब जैसे एक बात याद रखिए, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन देख रहे हैं ना, इसमें जो प्रीफिक्स लगता है, सॉरी सफिक्स लगता है, वो ANE लगता है, ठीक है। अब सारा चीज़ के डिस्कशन करूंगा जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तब। अब जैसे एल्कीन है तो इसमें जो सफिक्स लगता है वो ENE लगता है, और जो एल्काइन है उसमें जो सफिक्स है वो YNE लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी देखते रहिए, सारा चीज़ क्लियर होते रहेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये सारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आ गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है, जिसमें ये जो इथीन दिख रहे हैं, इथीन जो आप देख रहे हैं ये एल्कीन है बाबू, ठीक है। ये प्रोपीन जो देख रहे हैं ये भी एल्कीन है, ठीक है। अगर आप C2H2 देख रहे हैं तो ये बाबू एल्काइन है, एल्काइन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। ये इधर जो आप देखें जितना सारा एल्केन्स था, इसमें कुछ एल्कीन भी है और कुछ एल्काइन भी है, इसमें तो एक ही एल्काइन है। तो आया समझ में। अब हम एल्केन क्या होता है तो वो तो देख ही लिए। अच्छा, एल्केन का जनरल फार्मूला भी आप देख लीजिए। जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है इसका CnH2n+2, ये फार्मूला होता है एल्केन का। इस फार्मूला से आप एल्केन्स का जितना भी होमोलोगस सीरीज है वो निकाल सकते हैं आप लोग। एल्केन्स का जितना होमोलोगस सीरीज है वो सारा यहाँ से निकाल सकते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या है वो अभी पहले तो ये पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे ना क्या है। अब यहाँ पर N जो देख रहे हैं, N क्या होता है, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम दिख रहा है आपको, यानी N जो देख रहे हैं वो कार्बन एटम होता है यहाँ पर बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर जो एल्कीन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एल्कीन जो देख रहे हैं इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। याद रखिएगा, ये सारा जनरल फार्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज में ये बहुत काम देने वाला है। अब एल्काइन का भी देख लीजिए, एल्काइन का जो फार्मूला होता है जनरल वो होता है CnH2n-2, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। याद रखिए कि जनरल फार्मूला जो एल्केन के लिए होता है वो CnH2n+2 होता है, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्कीन का जब बात होगा उसका जनरल फार्मूला CnH2n हो जाता है, उसी तरह से एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है। अब इसी फार्मूला पर क्या कीजिए आप, n का वैल्यू डालिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड है वो आता रहेगा एल्केन्स का, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 डालिए, लेकिन एल्कीन में 1 2 नहीं डालना है। वो क्यों नहीं डालना है, सॉरी, मतलब कहने का मेरा मतलब है एल्कीन में n का जो वैल्यू है वो n का जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा रखो आप, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, वो चलेगा, लेकिन 1 नहीं रख सकते। 1 जो है n का जो वैल्यू है, n का जो मतलब रखना है, n का वैल्यू सिर्फ एल्केन में ही 1 रखना है, एल्कीन में और एल्काइन में नहीं रखना है। वो क्यों नहीं रखना है वो सारा चीज़ देखेंगे।
आई थिंक हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट जो है आपका ख़त्म हो गया है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर ये सारा चीज़ समझ में आ गया, अगर अब यहाँ पर मैंने CH4 लिखा, इसको मीथेन लिख दिया, C2H6 को इथेन लिख दिया, ये कैसे हो रहा है वो भी सब कुछ देख रहे हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर ले पहले, ठीक है। तो आई थिंक जो पिछला पार्ट था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों खत्म हो गया है। सैचुरेटेड में सिर्फ एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन भी आता है। और मैंने उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन के लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n का वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर जितना तक रख सके वो रख सकते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला था CnH2n, जहां n का वैल्यू 2 से लेना है, हमको 1 से नहीं लेना है। अब वो क्यों नहीं लेना है वो सारा हम होमोलोगस सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, एल्काइन का जनरल फार्मूला था CnH2n-2 और वहाँ पर n का वैल्यू हम लोग 2 से जितना तक रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकते। क्यों? तो मन नहीं करता अभी बताने का, चलो बता ही देता हूँ। देखो, अगर ये कार्बन है तो कार्बन यहाँ से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्या ये तो एल्केन है? क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन या जो भी हो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन याद रखो कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तभी बन सकता है, यानी डबल बॉन्ड कब बनेगा कार्बन के बीच में? जब 2 कार्बन हो। 1 कार्बन होगा तो होगा ही नहीं भाई, 1 कार्बन में कैसे डबल बॉन्ड बनेगा? नहीं बन सकता है। इसी के लिए जो है डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में बन गया तो ये तो एल्कीन हो गया। इसीलिए जो है कार्बन जो है n का वैल्यू हमको 2 लेना पड़ता है, और इसी तरह से एल्काइन में भी होता है। चलो, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो वो सारा चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे होमोलोगस सीरीज में, तब उस समय वहाँ पर बेहतर आपको समझ में आएगा। बस आप याद रख लो, समझ लो अभी कि जो एल्केन में n का जो वैल्यू होता है वो 1 से कहीं तक भी रख सकते हैं। एल्कीन में n का जो वैल्यू होता है वो 2 से लेना पड़ता है, 1 से नहीं, 2 से जहाँ तक आप ले लो। और एल्काइन में जो n का वैल्यू होता है वो भी 2 से जहाँ तक ले लो, 1 नहीं ले सकते। चलिए अब IUPAC नेमिंग करते हैं हम लोग। IUPAC नेमिंग या नोमेनक्लेचर, आप समझ लो इसको, नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर अभी हम लोग सीखेंगे। और वो भी किसका भाई? आज हम सिर्फ एल्केन का नेमिंग सीखने वाले हैं, सिर्फ एल्केन का। इंडिविजुअल वीडियो आएगी, एक वीडियो में एल्केन के बारे में, एक वीडियो में एल्कीन और एल्काइन दोनों के बारे में बता दूंगा, एक वीडियो आएगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं डिस्कशन कर दूंगा। यानी 3 से 4 वीडियो IUPAC नेमिंग पे आएगी, जिसमें सारा चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे नाम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे यूट्यूब पर मेरा वीडियो है बहुत सारा, लेकिन वो अपर लेवल का है, 10th लेवल का है नहीं, आप लोगों के लिए लेवल का नहीं है, अपर लेवल का है। तो वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है वहाँ से। तो मैं इंडिविजुअल जो क्लास 10th का है जो पार्ट वही पढ़ाऊँगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर से बाउंस मारेगा। तो जैसे एल्केन का नेमिंग हम करते हैं, जैसे एल्केन्स में आप फार्मूला पुट करें, जैसे यहाँ पे क्या था CnH2n+2 ये था। अगर आपको एल्केन्स का एक भी नेम याद नहीं है, किसका, इसका जो ग्रुप होगा, इसमें कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एल्केन्स ग्रुप में, तो वो आपको पता नहीं है, तो ये फार्मूला रखो और n के जगह पर 1 टो रखो, आते जाएगा। जैसे n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 1H2 CH2+2 यानी CH4 आ गया। अब CH4 आ गया तो इसका नेम क्या है? तो इसको याद रखने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख लें। वो क्या है? अगर 1 कार्बन रहे तो उसको मेथ पढ़ते हैं, ठीक है। 2 कार्बन रहे तो इसको एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन रहे तो इसको प्रोप पढ़ते हैं। याद रखिए, ठीक है। ये सब प्रीफिक्स है, याद रखिए, ये सब प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो पहले लगता है,
जो पहले लग जाता है उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाओगे। जहाँ पर 4 कार्बन रहे उसको ब्यूट पढ़ते हैं, इसको बट मत पढ़ दीजिएगा, दिस इज ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट पढ़ते हैं, 6 कार्बन को हेक्स पढ़ते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट पढ़ते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट पढ़ते हैं, 9 कार्बन में नॉन लगाते हैं प्रीफिक्स, 10 कार्बन में डेक लगाते हैं, 11 कार्बन में अनडेक, 12 कार्बन में डूडेक, 13 कार्बन में ट्राइडेक। वैसे जाने को तो मैं और भी आगे जा सकता हूँ, लेकिन चलो चला जाता हूँ। मेरे को क्या आप लोग मस्ती में पूछ रहे हो तो लो। 14 कार्बन को टेट्राडेक, उसी तरह से 15 कार्बन को पेंटाडेक, इसी तरह से चलता जाएगा 20 कार्बन को इयोकॉस। ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगा आगे। ठीक है, 21 को हेनियोकॉस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रायाकॉन्ट, 30 को टेट्राकॉन्ट। तो उसके आगे मैं नहीं जाने वाला। तो ये सारा प्रीफिक्स है। 1 कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डूडेक, 13 कार्बन को ट्राइडेक, 14 कार्बन को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक और इस तरह से 20 कार्बन को इयोकॉस पढ़ते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग दिख रहा हो आपको, तो उसमें हम लोग सफिक्स में एन लगा देते हैं, यानी लास्ट में। सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगे, लास्ट में एन लगा देते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्डिंग दिख जाए, तब सफिक्स में आप ई एन लगा दो। ये सारा क्या था? ये सारा प्रीफिक्स था, ये सफिक्स है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग दिख जाए आपको, तो वाई एन ई लगा दो। ठीक है, अब इतना चीज़ अगर आपके माइंड में रह गया तो आप तो IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर सीख जाओगे। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग आप लोग सीख जाओगे। बहुत इजी है, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर CH4 था, इसका नेमिंग कैसे होगा भाई? तो इसमें आप एक बात याद रखो, ये जो कार्बन है वो कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो याद रखो, 1 कार्बन के लिए इसको रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको रूट वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आप ये आगे पढ़ोगे, इसको ये सब जितना भी देख रहे हो इसको रूट वर्ड भी बोलते हैं, रूट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ही कार्बन दिख रही है आपको, तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ होती है, तो लगा दो मिथ भाई, MET, मिथ। अब एक और बात याद रखो, यहाँ पर कार्बन के बीच में कितनी बॉन्डिंग हो रही है अभी दिख तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो दिख जाएगी। ये कार्बन है, अब कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है इस तरह से। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही तो बना रहा है। तो सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो AN जुड़ जाता है ना, तो N लगा दो आप, मीथेन। अब पता चला कैसे उसका नाम मीथेन हुआ था। जैसे अब आगे ले लो, जैसे यहाँ पर N का वैल्यू 2 डाल दो, C2H2 × 2 + 2 C2H4 + 2 यानी C2H6। अब ये देखो C2H6 का नाम क्या होगा भाई? C2H6 का नाम क्या होगा? तो हम कर लेते हैं ना। कार्बन कितना है? 2। वहाँ पे देखो कार्बन कितना है? 2। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड कितनी होती है? तो इथ होती है, तो लिख दो इथ। अब सिंगल बॉन्ड है, अब चूंकि हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो कर लो, इसका स्ट्रक्चर बना लो, C2। अब हाइड्रोजन कितना है इधर भाई? इधर यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ से सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो आपको डर लग रहा है तो इस तरह से भी कर लो। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन,
ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो रहा है? एक ही तो बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो हम क्या लगाते हैं सफिक्स में? ANE। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? इथेन नाम हो गया। इसको इथेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए CCC, ठीक है, इसमें H3, ये 2 वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन कितना वैलेंसी बनाता है? यानी कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4 वैलेंसी होता है, तो 4 बॉन्ड बनता है ना उसका। तो देखिए यहाँ पर कार्बन था तो यहाँ मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, यहाँ 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, यानी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा। अब यहाँ 1 वैलेंसी कंप्लीट, तो 3 हाइड्रोजन। अब देखिए तक कार्बन कितना है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? रूट वर्ड। देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो लिख दीजिए प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्डिंग है? तो सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दीजिए, तो प्रोपेन हो गया। ये कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर वाले पार्ट्स को। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिए होंगे सारा कुछ, तो इधर वाला पार्ट में देता हूँ मिटा। जल्दी जल्दी लिख लिया कीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसे देखिए कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर 1 वैलेंसी का सेटिस्फाइड, तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 2 सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड, तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई ना? कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होती है? तो देखिए ब्यूट होती है, तो ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चूंकि एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दो। इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं। कितना आसानी से बन रहा है ये सारा कुछ ना। इसी तरह से नेमिंग करते हैं बाबू, बहुत ईजी है। अच्छा, अब ये IUPAC क्या होता है? नहीं बताया ना, चलो बता देता हूँ। IUPAC होता है एक संस्था है, यह एक ऐसा संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करती है, उसका नाम रखती है। जैसे आपका भी नेमिंग हुआ होगा, बच्चा में आपका भी तो नाम रखा गया होगा, ठीक है। तो बच्चा में आपका भी नाम रखा गया होगा, तो भाई इसका भी तो नाम होना चाहिए ना। मान के चलो, ये देखो, मान के चलो इसको नाम नहीं रखा जाता, तो भाई हम इसको कैसे पहचानते कि ये चीज़ यही है? जैसे आपको हम आपके नाम से बुलाते हैं ना, आपके मम्मी पापा भी आपको अपने नाम से बुलाते होंगे, तो भाई इसका, इस कंपाउंड का भी तो कुछ स्पेसिफिक नाम होना चाहिए ना। तो वही नाम जो है रखती कौन है? IUPAC रखती है। ये एक संस्था है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऐसी संस्था है जो नेमिंग करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और नेमिंग करने से जो है आसानी हो जाती है उसके बारे में जानना समझना, ठीक है। हर एक कंपाउंड का अलग अलग नेमिंग होता है। IUPAC कुछ रूल बनाई हुई है, उसी रूल के हिसाब से नेमिंग की जाती है। समझ में आया? जैसे आगे मैं कर लेता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ 4 ली थी मैंने, 5 लगा दी। हाइड्रोजन जोड़िए, 3 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 2 हाइड्रोजन, 1 सेटिस्फाइड, तो 3 हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? यानी रूट वर्ड कितनी कार्बन की है? तो 5 कार्बन दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 देखिए पेंट होता है, तो लिख दो पेंट, ठीक है, पेंट लिख दिए। अब कितना आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। यानी इस तरह से तो नेमिंग आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आई थिंक इतना लिख लिए, तो पहले हम इसको देते हैं मिटा, उसके बाद साइक्लो एल्केन्स देखते हैं और कुछ सब्सटीट्यूएंट के बारे में भी देखते हैं। भाई ये सब्सटीट्यूएंट क्या होता है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं। आज नॉर्मल जो है हम लोग एल्केन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, इसी के लिए मैं सारा चीज़ का चर्चा, सारा चीज़ का डिस्कशन एक ही वीडियो में नहीं करूँगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा साइक्लो एल्केन्स के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है साइक्लो एल्केन्स? देखिए
साइक्लो एल्केन्स मतलब साइकिल की तरह पूरा क्लोज रहता है। हमने अभी पिछले वीडियो में देखे थे ना कि साइक्लो एल्केन्स के बारे में, कि इस तरह से, जैसे देखिए कार्बन 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 और कार्बन, इस तरह से देखिए ये साइक्लो एल्केन्स होता है। यहाँ पर 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 कंप्लीट है इस कार्बन के लिए तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन। ये साइक्लो एल्केन्स हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो याद रखिए इसमें सफिक्स के रूप में साइक्लो हमको लगाना पड़ता है। इस तरह का कोई भी कंपाउंड आपको दिखे तो पहले आप साइक्लो का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद जो नेमिंग होती है IUPAC के तहत वो लगा दो। जैसे इसका नेम क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं, लेकिन पेंट से भी पहले आप साइक्लो लगा दो। जिस तरह से आपको क्लोज रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए और सिंगल बॉन्डिंग हो तो पहले साइक्लो का यूज कर ही लो आप। तो भाई मैं पहले साइक्लो लगा देता हूँ, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है, यानी रूट वर्ड कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट। अब आप देख लो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्डिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्डिंग, तो ANE लगा देते हैं सफिक्स में, तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन हो गया। कोई दिक्कत है, बहुत ईजी था। उसी तरह से देखिए इस तरह से कार्बन 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 कार्बन, ये रहा कार्बन, यहाँ पे इस तरह से सिंगल बॉन्ड से सारा कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, इस तरह से देखते रहे, 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो पहले ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले आप साइक्लो का प्रयोग कर ही लो, ठीक है। साइक्लो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, अभी गिन लो आप, तो इसको साइक्लो के बाद हेक्स पढ़ेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरह से नेमिंग होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखो इस तरह से जुड़ी हुई है, इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखो 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 वैलेंसी कंप्लीट 2 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, पहले तो ये क्लोज्ड है तो साइक्लो का प्रयोग कर दो आप, साइक्लो। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होती है, मिथित प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ANE लग जाएगा, तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया। जैसे और देख लो, अब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन इस तरह से जुड़ा है। यहाँ पर 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि ये भी पूरा क्लोज है, और क्लोज है तो भाई साइक्लो लगाना ही पड़ेगा, तो लगा दिए। साइक्लो मतलब क्या, साइकिल की तरह पूरा क्लोज्ड जो हो पूरी तरह से। इसमें साइक्लो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होती है, ब्यूट, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बहुत इजी है। तो इस तरह से साइक्लो एल्केन्स के बारे में हमने देख लिया, और इसी तरह से नेमिंग होती है साइक्लो एल्केन्स की। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ये सारा चीज़ आप लिख लें, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, ये सारा चीज़ आप जल्दी से छाप लें तो बेहतर होगा। उसके बाद साइक्लो एल्केन्स के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब किस तरह से नेमिंग होती है, तो भाई इसी तरह से नेमिंग होती है, ज़्यादा लोचा है नहीं इसमें, ठीक है। तो लिख लें, चलिए आप लोगों ने लिख लिया है। तो लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो बहुत इजी है सब्स्टिट्यूएंट भी, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट भी बहुत इजी है, आप लोग बहुत आसानी से ही समझ पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सब्स्टिट्यूएंट, अब सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए भाई सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट एक ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मेन चेन में अटैच नहीं होता है, which
डू नॉट कंसिडर इन द मैन चेन। अब मैन चेन क्या होता है वो भी बता रहा हूं। मैन चेन और प्रिंसिपल चेन, देखिए क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है कि जिसको हम लोग मैन चेन में या प्रिंसिपल चेन जो होता है या लॉन्गेस्ट चेन जो होता है उसमें कंसीडर नहीं करते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यानी अगर कोई लंबा चेन हम लिए, लॉन्गेस्ट चेन लिए और उसमें कोई चीज़ लटका हुआ रहे जो ब्रांचिंग जैसा लिखे, जो ब्रांचिंग जैसा दिखे, वही तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और यहाँ से एक कार्बन लटका हुआ दिखे। अब जैसे देखो आप, ये रहा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो इस वैलेंसी के लिए एक कंप्लीट तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक कंप्लीट तो 3 हाइड्रोजन। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन तो यही है ना, यही तो है। कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। तो यहाँ से देख लो आप, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर। अब देखो ये मेन चेन है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर तो यही है। क्योंकि ये भी हो सकता था 1 2 3 और ये सब्स्टिट्यूएंट होता, लेकिन हम नॉर्मल आप लोगों को समझा रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रहा है और ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रहा है, तो इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं हो रहा है, यही तो सब्स्टिट्यूएंट है जो लटका हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। देखते जाइएगा आप लोग। C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल। ये सारा सब्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों। अब CH3 मिथाइल बना होगा कैसे? तो अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन, याद रखो, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया होगा तब जाके CH3 बना होगा और इसी को तो मिथाइल बोलते हैं। अब देखो C2H5 कैसे बना होगा? तो C2H6, इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया होगा तब C2H5 बना होगा, यानी इथाइल। उसी तरह से C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो C3H7 बनेगा, जिसको हम लोग प्रोपाइल बोलेंगे। ठीक, उसी तरह से C4H10, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो C4H9 बनेगा, इसको ब्यूटाइल बोलेंगे। उसी तरह से पेंटाइल, हेक्साइल, चलता जाएगा। तो देखिए क्या होगा भाई, C3H7 एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं। ये सारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे C4H9, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है? ये सारा एल्काइल ग्रुप है। क्या है भाई? इसको भाई ऐसे एल्काइल ग्रुप को इस तरह से करते हैं, इसको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे लिख दूं, एल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई? कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, तब उसी को एल्काइल बोलते हैं, जिसको इस तरह से सूचित करते हैं, इस तरह से R। ठीक है, आया समझ? जल्दी जल्दी लिखिए आप। जैसे और तरह का भी मतलब सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये तो मैंने कम ही बताया क्योंकि ज़्यादा लेवल तक बताऊंगा नहीं। चलो आप एल्काइल ग्रुप लिख लिए, पहले इसको मिटाने दो आप हमको। और भी बहुत तरह का होता है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे NO2, इसको नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो। ठीक है, जैसे इस तरह से, और यहाँ मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा और यहाँ से मेन चेन से अगर ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहा तो इसका नाम है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो, ठीक है। तो इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट हमको देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट होता है बच्चों, लेकिन क्लास 10th में कितना लेवल तक जाओगे? ठीक है, इसी के लिए इतना ही लेवल तक रखो। और ये सारा क्या होता है, चूँकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th में पूछ दिया
तो वो CH3 मिथाइल और C2H5 इथाइल, इतना ही तक पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बताने के तो मैं बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट बता सकता हूँ, बहुत सारा, लेकिन उसका कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे जैसे हेलोजन ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप को इस तरह से X से डिनोट करते हैं, हेलोजन, हेलोजन्स। इसमें क्या आता है, ये देखो Br, यहाँ से ब्रोमीन इस तरह से मेन चेन से जुड़ा रहेगा, इसको ब्रोमाइड बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ से क्लोरीन मेन चेन से जुड़ा रहेगा तो इसको क्लोरो बोलते हैं। फ्लोरीन इस तरह से जुड़ा रहेगा तो उसको फ्लोरो बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन जुड़ा रहा है इस तरह से तो उसको आइडो पढ़ते हैं। तो इस तरह से इतना सारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, तो इस तरह से होता है। तो आप इतना जल्दी से लिख लो, आप जल्दी जल्दी लिख लो ये सारे चीज़ों को। ठीक है, मिटा दूँ इसको, चलो मिटा देता हूँ यहाँ। अब देखो छोटा छोटा नेमिंग हम लोग सीख लेते हैं, छोटा छोटा नेमिंग हम लोग सीख लेते हैं। जैसे ये जो था इसका नेमिंग क्या होगा, तो याद रखिए कि इस तरह का नेमिंग अगर हम लोग करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, तो इस तरह का नेमिंग के लिए आपको सबसे पहला बात याद रखना है, रूल क्या याद रखना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आपको ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो यही दिख रही है, 1 2 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन यही है। तो वही चेन को हमको पकड़ना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होगा, सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना होगा, उस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लेना। तो लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लिए। रूल दूसरा क्या कहता है भाई, याद रखिएगा, रूल ये फर्स्ट था। रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड हमसे ये कहता है कि नेमिंग आप यानी नंबरिंग, जैसे हमने 1 2 3 करी है ना, तो नंबरिंग आप उस साइड से करो, याद रखो, नंबरिंग आप उस साइड से करो जिस साइड से बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत नज़दीकी से आप लोग सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंच जाओ। यानी जिधर से सीधा समझ लो कि उधर से नंबरिंग करनी है, जिधर से आप सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओ। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, मिथाइल नाम है ना, मिथाइल नाम। अच्छा, अगर मैं स्लो पढ़ाता हूँ, याद रखो, जैसे मैं अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है *2 करके देखने का, तो *2 टिप दो आप, मतलब तेज़ी से चलूँगा मैं, जल्दी जल्दी चलूँगा तो आपको बेहतर होगा। अगर आप लोग को ये पता है तो *2 में मेरा वीडियो देखो तो और अच्छा रहेगा। लेकिन जो सभी बच्चे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं जी, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बहुत ही मतलब पढ़ाई में उतने बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनको तो मैं धीरे से ही पढ़ाऊँगा। तो जिनको जो लगता है वो आप वहाँ से यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से स्पीड कर ले। तो देखिए इधर से अगर हम चलेंगे तो 1 2 मर्तबे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुँच गए मिथाइल। इधर से अगर हम 1 2 करते, इधर से देखिए 1 2 करते, 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते तो इधर भी 1 2 मर्तबे ही पहुँच जाते। तो किधर से भी कर लो, दोनों बार तो बराबर ही आ रहा है, तो किधर से भी कर लो, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग करते हैं, यानी लोएस्ट यहाँ पे लिख दो, लोएस्ट लोकेंट चाहिए, लोएस्ट यानी लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए किसका, तो सब्स्टिट्यूएंट का। ये 2 रूल आपको याद रखना है। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लेनी है। दूसरा रूल क्या कहता है कि लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट बहुत नज़दीक पड़े उधर से ही नंबरिंग करो आप, वही नेमिंग बेस्ड रहेगी। तो चलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 नंबर में क्या पढ़ रहा भाई। अच्छा, एक और बात याद रखो, ये तो आपको समझ में आ गया। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल में आपको प्रियोरिटी की बात करूंगा, यानी तीसरे रूल में हम प्रियोरिटी के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले जो होता है प्रियोरिटी क्या है। पहले लिखते किसको हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट के बाद देखिए अगर हम चाहें तो और भी बहुत सारा कुछ बता सकते हैं, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग अगर हो जाए तो उसके बाद साइक्लो, स्पाइरो, इस तरह का कोई कंपाउंड आता है तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद इसका नेमिंग करना है। ये भी हो जाता है तो उसके बाद रूट वर्ड को आप लोग पकड़ो, रूट वर्ड का नेमिंग करो, रूट वर्ड के बारे में बताओ। रूट वर्ड हो जाए अगर
तो उसके बाद किसके बारे में बताओ, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्डिंग बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो डायरेक्ट आप समझ लो सफिक्स के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? सफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में। अगर ये भी हो जाता है तो सबसे लास्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। यानी पहले नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट का करना है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो जाए तो साइक्लोस्पाइरो अगर उस कंपाउंड में है तो उसका बारे में बता दो, लेकिन 10th में साइक्लोस्पाइरो होगा नहीं। ये अगर हो जाता है तो रूट वर्ड के बारे में, उसके बाद सफिक्स के बारे में, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमको नेमिंग करना होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इतना बात जल्दी जल्दी छापो, मैं पहले इधर मिटा लेता हूँ, इधर में लेता हूँ मिटा। अब इसका नेमिंग सीखते हैं कैसे होगा। 2 मर्द में क्या है? मिथाइल है। कितना मर्द में मिथाइल? इधर से 1 2 मर्द में मिथाइल है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, अब मिथाइल का पहले डिस्कशन करना है, मिथाइल का नेम पहले लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में चर्चा करना है, तो पहले आप लिख दो कितना नंबर पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2nd नंबर पोजीशन पर मिथाइल है। तो लिख दो इस तरह से 2 पे मिथाइल, बीच में स्लैश देना पड़ता है, याद रखिएगा, 2 पे मिथाइल। अब ये हो गया तो साइक्लोस्पाइरो के बारे में बात करो। यानी इस तरह से, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस तरह से साइक्लो, घुमावदार, बंद पूरी तरह से, तो ऐसा कोई कंपाउंड इसमें तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ तो दिख रहा नहीं रहा है इसमें, तो नहीं है तो भाई आगे बढ़ जाओ। रूट वर्ड यानी कार्बन कार्बन, यानी रूट वर्ड करने का मतलब कितना कार्बन है मेन चेन में, तो मेन चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होती है? मिथ, इथ, प्रोप होती है। तो लिख दो प्रोप। और उसके बाद सफिक्स के बारे में बात करना है, यानी एन, इन, आइन, यानी एन लगेगा कि इन लगेगा कि आइन लगेगा। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? बहुत इजी बन गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे होगा? तो यहाँ पर 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बोला? उधर से आप नंबरिंग करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो इधर से करोगे तो 1 2 नंबर में देखिए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इधर से भी करते तो 1 2 मर्त में पड़ जाता, तो आप कहीं से भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मर्त में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो इस तरह से आप नेमिंग लिखो। पहले देखो प्रियोरिटी क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पहले लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पोजीशन पे है? तो 2nd नंबर पोजीशन पे है, 2nd पे भी है और 3rd पे भी है। देखिए यहाँ पर भी तो है। लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही है ओवरऑल, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। तो 2nd नंबर पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक 3rd नंबर पोजीशन पे। तो 2, 3 और कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई लगाते हैं, डाई। अब भाई कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? तो मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दो। अब यहाँ पर पूरा यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात हो गया। साइक्लोस्पाइरो कोई है? नहीं है। बंद टाइप का कोई नहीं है, रिंग टाइप का कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ जाएंगे। यानी रूट वर्ड यानी कार्बन, कितना कार्बन है इसमें, यानी मेन चेन में कितना कार्बन? 1 2 3 4, यानी लॉन्गेस्ट चेन जो होता है उसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। रूट वर्ड क्या हो जाती है? ब्यूट। उसके बाद अगर रूट वर्ड भी बात हो गई तो सफिक्स के बारे में बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN ही लगा देंगे। क्या नाम हो गया? 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से नेमिंग करते हैं हम लोग, बहुत इजी है। तो इसी तरह से आप लोग नेमिंग करेंगे। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब जितना सारा बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे। आइसोमर्स क्या होता है कि जो केमिकल फार्मूला रहेगा वो तो सेम ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। तो वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
इतना बात आप जल्दी से छाप लो। अगर ये सारा चीज़ अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो जाके देखो, 2 बार देखो तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। चलिए लिख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।